देते हैं हम, आपको फायदा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। तो ये व्हाइट गोल्ड की उपाधि प्राप्त कर चुका है लिथियम। तीसरे सवाल की तरफ साथियों, तमिलनाडु इन दिनों मतलब फुल ऑन बैटिंग में है। एक टाइम था, अगर आपको याद हो, हम अक्सर जगनन्ना की बातें किया करते थे, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन्ना, ठीक है ना, जगन मोहन रेड्डी। आजकल भैया हमारी न्यूज का जो सेंटर है वो आंध्र प्रदेश से भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, साउथ में चला गया तमिलनाडु। कल याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था नीट का मामला, है कि नहीं? नीट के मामले में मैंने तमिलनाडु पढ़ाया था। इससे कुछ दिन पहले भी मैंने तमिलनाडु का किसी और कारण से डिस्कशन किया था। आज फिर से तमिलनाडु डिस्कशन में है। एम के स्टालिन साहब की सरकार है और धमाकेदार काम कर रही है। इन्हीं काम में इन्होंने एक जबरदस्त नियम ये पारित कर दिया है कि यदि किसी ने मंदिर की जमीन को हड़प के रखा तो भैया उसके ऊपर लगने वाला जो अपराध होगा वो संज्ञेय होगा और नॉन बेलेबल होगा, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। क्या है ये पूरी कहानी, आइए हम बताते हैं। तमिलनाडु की कहानी है और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ग्रैबिंग टेंपल लैंड इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस नाउ। आप में से कईयों के दिमाग में मजा आ गया सुन के, तो सर शब्द बोलने में भी फीलिंग बढ़िया आ रही है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये होता क्या है कॉग्निजेबल। तो क्या बात है, हम बताएंगे ना, लोड काय ले रहे हो। तो मुद्दा ये है कि तमिलनाडु में जमीन अगर किसी ने मंदिर की हड़प ली तो अब वो अपराध कॉग्निजेबल अपराध है, यानी कि संज्ञेय अपराध है, और दूसरा वो नॉन बेलेबल है, अर्थात गैर जमानती अपराध है। इसका अर्थ क्या होता है आइए अब हम बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बता देते हैं। एनक्रोचमेंट ऑफ टेंपल लैंड बिल टेबल किया गया तमिलनाडु असेंबली के अंदर टू एनेबल एनीवन टू फाइल केस। पहले तो इसका मतलब समझिए क्या होता है ना साथियों, मैं एक फैक्ट बताता हूं आपको, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तमिलनाडु में लगभग 40,000 टेंपल हैं, छोटे मोटे टेंपल्स जो होते हैं ना, ऐसे देवभूमि जिसे आप कह सकते हैं, जहां लोगों की जहां आस्था होती है, उन आस्था के नाम पर जमीनें छोड़ी हुई हैं। 5 लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो टेंपल्स के नाम पर छोड़ी हुई है। आपने देखा होगा टेंपल का और टेंपल का प्रेमाइसेस होता है। देखिए क्या है, जब आप थोड़ा पुराने समय में चलेंगे तो होता यह था कि जो टेंपल्स होते थे ना, उनकी खुद की आय के साधन होते थे। आय का साधन का मतलब यह नहीं था कि वो पहले चढ़ावे पे डिपेंड करते थे कि भाई कोई पंचन चढ़ावा चढ़ाने आएगा तो ही टेंपल का खर्चा निकलेगा। नहीं भाई, टेंपल है तो टेंपल में कोई प्रीस्ट भी रहेगा, पुजारी भी रहेगा। पुजारी है तो पुजारी कहां से भोजन करेगा, खाएगा क्या? इसके लिए उसे एक खेती लायक जमीन दे दी जाती थी कि आप यहां पर उत्पादन करिए, जो फसल उत्पादित हो उससे अपना घर खर्च चलाइए और टेंपल में देवता की सेवा करिए। यह तरीका होता था मान्यताओं के मुताबिक। लगभग 5 लाख एकड़ भूमि ऐसी है जहां पर टेंपल की भूमि जिसे कहा जा सकता है। लेकिन समय बदलता गया, मंदिरों में बहुत ज्यादा जो विश्वास होने लगा, लोगों का आस्था का होने लगा, चढ़ावा आने लगा, वो जो लैंड थी वो मतलब अनयूज्ड रहने लग गई, यानी उस पर कोई खेती कर नहीं रहा था। जमीन थी, उस जमीन के ऊपर जो बाहुबली टाइप के लोग होते थे या जिनको पता है कि कौन लड़ाई लड़ेगा, लड़ाई कौन लड़ेगा ये भी एक अपने आप में सवाल है, तो उस जमीन पर लोगों ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया। साथियों ये हर राज्य की समस्या है। हमारे राजस्थान में इस विषय के ऊपर लास्ट 2 महीने पहले एक जबरदस्त आंदोलन भी हो चुका है कि किसी एक जगह पुजारी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो जमीन पर एनक्रोचमेंट नहीं होने दे रहा था। तो असल में उस पर अतिक्रमण कुछ लोग आके कर लेते थे। अतिक्रमण करने के बाद में वो जगह जो है वो किसी की भी नहीं है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले की हो रखी है। वो जमीन के बारे में लड़ाई लड़ने कोई भगवान तो खुद आएगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में नियम यह हुआ करता है कि उस शहर का जो कमिश्नर होता है वो कमिश्नर ही उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकता है जिसने अनाधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर रहा है। यानी जो जमीन देवता के नाम पर नॉमिनेटेड है उस पर जो कंप्लेंट कर सकता है ये केवल कमिश्नर का अधिकार होता था। तो तमिलनाडु ने सबसे पहले तो ये बदल दिया। क्या बदल दिया? तमिलनाडु ने कहा है कि एनेबल एनीवन टू फाइल केस, यानी कि अब केवल कमिश्नर ही नहीं कोई भी केस कर सकता है। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया? कमिश्नर के अधिकार क्षेत्र से निकाल के आपको भी अगर लगता है कि किसी ने कब्जा कर रखा है आप केस कर सकते हैं, नंबर 1 बात। और जिसने कब्जा कर रखा है अब उसके ऊपर जो अपराध है वो कॉग्निजेबल है। अब इस कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है आइए मैं बताता हूं। साथियों अपराध जो है वो 2 प्रकार के कहे जाते हैं, और वो 2 प्रकार के अपराध कौन से होते हैं? एक होते हैं कॉग्निजेबल और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल को हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध और इसे कहा जाता है असंज्ञेय अपराध। यहां पर साथियों जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है इसका मतलब होता है कि आपने किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं भी करवाई तो भी एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड विदाउट मजिस्ट्रेट परमिशन, और पुलिस जो है वो बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकती है। कहने का अर्थ ऐसे समझिए, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा जब कहीं पुलिस किसी के घर जाती है किसी को गिरफ्तार करने, तो धारावाहिक हो या फिल्म हो उसमें ये दिखाते हैं वारंट दिखाइए। भाई सामने वाला जो थोड़ा सा जानकार हो कानून का उसको देखा देखी आप भी सीख जाते हैं कि अगर कोई पुलिस वाला कभी आएगा तो हम ये बोलेंगे पहले कोर्ट का ऑर्डर दिखाइए। तो भाई ये थोड़ा सा जानकारी में रखिएगा कि कोर्ट का ऑर्डर गिरफ्तारी के लिए हर बार जरूरी नहीं है। अगर किसी का अपराध संज्ञेय श्रेणी का है, अगर किसी ने आपके खिलाफ शिकायत करी और वो श्रेणी पुलिस को पता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस लेवल का ऑफेंस है, तो ऐसी स्थिति में अब आप पूछेंगे एक बात बताइए, किसी को क्या पता कि कॉग्निजेबल प्रकार का ऑफेंस कौन सा होता है? पुलिस को पता होता है। हमारी आईपीसी इंडियन पिनल कोड के अंदर और सीआरपीसी के अंदर इन बारे में प्रॉपर जानकारी दे रखी है। जैसे
अगर किसी का मर्डर किया है तो मर्डर करने का अपराध जो है वो कॉग्निजेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मर्डरर जो है वो घर में शांत है कि कोर्ट की छुट्टी चल रही है, कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर आएगा तभी पुलिस हमको गिरफ्तार करने आएगी। जी नहीं, मर्डरर को आईपीसी की धारा 302 के तहत पुलिस जाएगी और क्योंकि ये अपराध के तहत उसके खिलाफ बात निकल के आई है तो बिना कोर्ट ऑर्डर के, बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया जा सकता है। तो अपराध दो श्रेणी के होते हैं, एक अपराध वो जिसमें कि कोर्ट का ऑर्डर लेकर यानी वारंट लेकर गिरफ्तार करने जाया जाता है, और दूसरा ऑर्डर वो जिसमें कि गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला मुद्दा क्लियर हो गया। तो तमिलनाडु सरकार ने इन सीरियस क्राइम की कैटेगरी में किसे रख दिया है? सीरियस क्राइम की कैटेगरी में रख दिया है मंदिर का अतिक्रमण करना या मंदिर की भूमि का अतिक्रमण करना। क्लियर है? ऐसे ही रेप की घटना हुई, डॉरी के कारण डेथ हुई, यानी मान लीजिए किसी ने दहेज प्रताड़ना के कारण डेथ हुई या कहीं रॉबरी हुई है, इन सब के अंदर अपराध जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ये बात समझ में आ गई। इधर की तरफ किसी का आपने इंसल्ट किया है, कहीं कोई नकल वकल की है, कोई फॉल्स कंप्लेंट किसी के खिलाफ की थी, कोर्ट में आपने झूठी गवाही दी थी, तो इनके खिलाफ जो आता है वारंट जो आता है वो कैसा आता है? नॉन कॉग्निजेबल। तो ये मुद्दा समझ में आ गया। अब दूसरा मुद्दा भी समझ लीजिए। एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसका मतलब क्या है? नॉन बेलेबल, इसको बोलते हैं गैर जमानती। क्या बोलते हैं? गैर जमानती अपराध। अपराधों को इन्हीं सूचियों में बांटा जाता है। अब आप इसका मतलब भी समझ लीजिए। तो तमिलनाडु ने जो नियम बनाए हैं वो कॉग्निजेबल और गैर जमानती प्रकार के बनाए। इसका मतलब क्या है? अब समझिए। अगर अपराध नॉन बेलेबल है, इसका अर्थ हुआ कि आपको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई, किसी एक्स व्यक्ति को गिरफ्तार करके ले गई, तो दो ऑप्शन होते हैं पुलिस के पास कि उस व्यक्ति को जेल में बिठा करके रखे, यानी थाने में बिठा करके रखे, जो पुलिस ने वहां पे बना रखा है अपना छोटा सा, उसमें बिठा के रखे, या फिर आपके घर से कोई सदस्य या आपका जानने वाला कोई सदस्य जाए और ये कहे कि सर इस व्यक्ति को पर्सनली मैं जानता हूं, ये कहीं पर भी नहीं भागेगा, जब आप कोर्ट ले जाने वाले हो तो आप हमें बता दीजिएगा, हम इसे लेकर के आ जाएंगे, आप इसे जमानत पर रिहा कर दीजिए। जमानत का मतलब हुआ मेरी गारंटी पर रिहा कर दीजिए। मान लीजिए किसी एक्स व्यक्ति को पुलिस अपने साथ लेकर चली गई, अब उस एक्स व्यक्ति को आपको वापस लेके आना है। आपको पता है कि उसने अपराध इतना बड़ा भी नहीं किया है कि उसके लिए पुलिस उसकी पिटाई करेगी या पुलिस पूछताछ करेगी। पुलिस को केवल उसे ले जाके कोर्ट में पेश करना है। कोर्ट में पेश करने के लिए जबरदस्ती उसे 2 दिन या 1 दिन तक थाने में बिठाने की क्या जरूरत है? सीधा जब आप कोर्ट जाओ हमें बता देना, हम सीधा वहीं आ जाएंगे। पुलिस कहेगी हम कैसे मान ले? तो साहब मैं गारंटी देता हूं, अगर ये भागता है तो आप मुझे गिरफ्तार कर लेना। दैट इज नॉन एज जमानत। तो बेलेबल का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति आपके भागने की गारंटी ले कि यदि ये भागा तो मैं, पुलिस पूछेगी तू कौन, मैं तेरी गारंटी कैसे मान लूं? बोले मैं इस देश का नागरिक हूं और ये मेरी आईडी है, ये मेरी पहचान है, और इतने रुपए के ऊपर मैं एफिडेविट पर साइन करता हूं कि अगर कुछ भगा तो ये केस पूरा मेरे ऊपर चलेगा। फिर पुलिस को मिल गया कि भाई ये भागा तो क्या, इसको तो पकड़ ही लेंगे, इसने तो अपराध भी नहीं कर रखा, इसको डाल देंगे अंदर। आ गई बात समझ में? लेकिन कई बार आपको ये पुलिस वाले जो रिहा कर देते हैं, कई बार पुलिस के पास भी रिहा करने का अधिकार नहीं होता। रिहा नहीं असल में मतलब जमानत पर रिहा कर देते हैं। ये जमानत प्राप्त करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट से पहले अगर कर दिया जाए रिहा तो हो गया जमानती अपराध, और कोर्ट के माध्यम से ही जमानत प्राप्त हो तो गैर जमानती अपराध कहलाता है, यानी पुलिस उस पर कोई भी इंटरफेयर ना कर पाए। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ जाए। ठीक है, मतलब कोर्ट भी सीधा सबसे पहले यही कहेगी पहले इसे जेल में डाल दो, लॉकअप में डाल दो, केस की सुनवाई चलती रहेगी, फिर विचार करेंगे किसे छोड़ना है कि नहीं। यानी गैर जमानती अपराध में व्यक्ति का जेल जाना तय है। तो दो बातें समझ में आ जानी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो हो गई कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा हो गया नॉन बेलेबल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ विद्यार्थियों के हमारे पास कॉल आते हैं, जैसे एक कल मेरे कॉल सेंटर पे कॉल आया जो हमने विद्यार्थियों के लिए बना रखा है। उसमें एक विद्यार्थी का कॉल था कि मेरे घर वालों ने मतलब परिवार वालों ने मेरे ऊपर केस कर दिया है, तो क्या मैं पढ़ाई जारी रख सकता हूं? भाई मतलब किसी ने हमारे ऊपर केस कर दिया है तो पढ़ाई जारी रख सकता हूं। तो भैया बात ऐसी है कि अगर कोई भी व्यक्ति केस सिद्ध नहीं करवा पाता आपके ऊपर कि आपने जो गुनाह किया वो सही था या गलत, तब तक आपकी सरकारी नौकरी पर कोई आंच नहीं आने वाली। ठीक है, केस होते रहते हैं। केस अगर किसी ने झूठे भी लगा दिए तो उनका कोई मतलब नहीं है। जब तक कोर्ट ये सिद्ध ना कर दे कि आप ही आरोपी हैं तब तक आप सेफ हैं। तो पहले तो इस बात को दिमाग में रखिए। इन जनरल ऐसा होता है कि अगर आपको सजा सुनाई गई, सजा के नाम पर यदि आपको कुछ पैसे वैसे की सजा सुनाई गई कि इतना रुपया देकर रिहा हो जाओ, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर सजा में प्रावधान ये होता है कि अगर सजा में किसी ने 24 घंटे से ज्यादा जेल में काट दी सजा के रूप में, देखिए एक तो गिरफ्तारी हुई बिना सजा के, भले गिरफ्तारी के नाम पर आप 6 साल रहे, 10 साल रहे, लेकिन वो प्रूव कोर्ट ने ये किया कि ये गिल्टी नहीं थे, तो आपकी नौकरी वापस मिल जाएगी, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कोर्ट ने ये कहा कि ये इस अपराध के दोषी थे और 24 घंटे से ऊपर की अगर सजा दे दी तो सरकारी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, यानी आप उसके लिए एलिजिबल नहीं बचेंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे विद्यार्थी इन सब बातों को सुनते हैं, तो मैंने ये सारी बातें आपको बता दी हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। आज डीएमके ने हाल ही के अंदर मंदिरों के अंदर एक और बढ़िया काम किया, वो ये है
सर्वधर्म संभाव करते हुए ट्रेनिंग दी है पंडितों को, और पंडित के रूप में किसी को भी पंडित बनाया गया, यानी कि कोई भी आए और पंडित बन जाए, ट्रेनिंग के माध्यम से टेम्पलों की पूजा करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला